बैठिए आराम से, आवाज को थोड़ा कम कीजिए दोस्त। बहुत ज्यादा आवाज था। कहाँ तक हुआ था? लाइव कीजिए, लाइव कीजिए। हो गया लाइव। चश्मा थोड़ा गंदा है, साफ कर। बहुत गंदा। चलिए, ऑनलाइन भी सब जुड़ गए हैं। दीपक राज, नीतीश कुमार, सिंह भाल, सोनू। नाम देखिए क्या, स्वैग सोनू। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और चैप्टर तो पिछले क्लास में समाप्त हो जाता, लेकिन पिछला क्लास ही नहीं हुआ था। क्या करेंगे दोस्तों, लाइफ में कभी कभी परेशानी हो जाती है। आप लोग भी कभी कभी क्लास छोड़ देते होंगे, हम भी कभी कभी छोड़ देते हैं। क्या कर सकते हैं। और तो आइए शुरुआत करते हैं। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कहां तक हुआ था? अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। दोस्तों, हम रेडियो एक्टिविटी को समझे थे। रेडियो एक्टिविटी को समझे थे, और उसके बाद हम न्यूक्लियर फिजन को समझे थे, यानी नाभिकीय विखंडन। और रेडियो एक्टिविटी को तो हिंदी में रेडियो सक्रियता कहा जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को हम समझ चुके हैं, और दोनों ही प्रक्रियाओं में समानताएं ये हैं कि यह भी नाभिकीय घटना है, यह भी नाभिकीय घटना है कि नहीं। अगर आपसे पूछ दे कि रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो सक्रियता और नाभिकीय विखंडन में क्या समानताएं हैं, तो आप एक समानता बता सकते हैं कि दोनों ही नाभिकीय घटना है। दोनों ही नाभिकीय घटना है। रेडियो सक्रियता में भी परमाणु के नाभिक ही भाग लेते हैं, और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में भी परमाणु के नाभिक ही भाग लेते। दोनों ही नाभिकीय घटना है। लेकिन दोस्तों, दोनों नाभिकीय घटना होने के बावजूद इनमें पर्याप्त अंतर है। अंतर यह है कि यह प्राकृतिक है और यह कृत्रिम। आप इसको करवाए थे, ये अपने हो रहा था। तो रेडियो सक्रियता जो है ये एक प्राकृतिक घटना है, ये अपने आप होता है। जबकि नाभिकीय विखंडन ये एक कृत्रिम घटना है, ये परमाणु पर न्यूट्रॉन का प्रहार करके करवाया जाता है। रेडियो सक्रियता में अल्फा, बीटा, गामा जैसे विकिरण निकलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं निकलता है। इसमें निकलता है तो केवल न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन को रोका नहीं जा सकता है, इसको रोक दिया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। क्या रेडियो एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते? नहीं रोक सकते। तो दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय घटना है, और नाभिकीय विखंडन भी एक नाभिकीय घटना है।
दोनों ही प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक ही भाग लेते हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना है, जबकि नाभिकीय विखंडन एक कृत्रिम घटना है। रेडियो सक्रियता को हम बदल नहीं सकते हैं, नाभिकीय विखंडन रेडियो सक्रियता को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे अधिक या कम नहीं कर सकते हैं। किसको? रेडियो सक्रियता को हम बदल नहीं सकते। मतलब अगर कोई तत्व रेडियो एक्टिव है तो उस पर हम बल लगाकर, दाब डालकर उसकी रेडियो एक्टिविटी को हम ज्यादा या कम है, लेकिन इसको आसानी से किया जा सकता है। रेडियो एक्टिविटी को आप रोक नहीं सकते, इसको आप रोक सकते हैं। तो नाभिकीय विखंडन और रेडियो सक्रियता दोनों ही परमाणु के नाभिकीय, दोनों ही एक नाभिकीय घटना है, लेकिन दोनों एक समान नहीं है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। नाभिकीय विखंडन दो प्रकार के होते हैं, नियंत्रित विखंडन और अनियंत्रित विखंडन। नाभिकीय विखंडन दो प्रकार के होते हैं, नियंत्रित और अनियंत्रित। क्या वो ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। उसमें अल्फा बीटा गामा निकला, इसमें निकला था? नहीं निकला था। इसमें न्यूट्रॉन ही निकलता है केवल। तो आप जान गए नहीं, इन्हें रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं और उसी में न्यूक्लियर फिजन पढ़े हैं, तो दोनों एक ही है? नहीं, दोनों में अंतर आपको समझ में आया कि ना आया? दोनों में पर्याप्त अंतर है। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? तो तीन अंतर आप बता दीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या देखे थे कि हमारा जो नाभिकीय विखंडन था, न्यूक्लियर फिजन जो था, नाभिकीय विखंडन जो था, नाभिकीय विखंडन दो प्रकार के थे। एक नियंत्रित और दूसरा अनियंत्रित। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। और दोनों ही विखंडन प्रक्रिया का क्या मतलब है, यह हम समझा चुके थे पिछले क्लास में। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन में हम विखंडन के दौरान जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उसको अभिक्रिया के क्षेत्र से हटाते नहीं है, बल्कि वहीं रहने देते हैं। और फिर वो न्यूट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को विखंडित कर इस तरह न्यूट्रॉन निकलते जाते हैं। विखंडन की लंबी श्रृंखला शुरू होकर वो क्या हो जाता है? और अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर ही बनाए जाते हैं। क्या? एटॉम बम बनाए जाते हैं। क्या? परमाणु बम का निर्माण विखंडन पर होता है। कौन विखंडन पर? जबकि नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया में हमें तीन जो न्यूट्रॉन निकलते हैं विखंडन में, उसमें दो को क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। आगे की अभिक्रिया में केवल कितने न्यूट्रॉन को रहने देते हैं? एक न्यूट्रॉन को रहने देते हैं। और इसी नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर काम करता है एटॉमिक रिएक्टर। क्या काम करता है? एटॉमिक रिएक्टर। और आज हम एटॉमिक रिएक्टर को ही समझने वाले हैं। तो विखंडन अभिक्रिया पर दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया जाता है, एक एटॉम बम और दूसरा एटॉमिक रिएक्टर। एटॉम बम और एटॉमिक रिएक्टर में समानता यह है कि दोनों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। एटॉमिक रिएक्टर भी नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और एटॉम बम भी किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि एटॉमिक रिएक्टर नियंत्रित विखंडन पर आधारित है और एटॉम बम अनियंत्रित विखंडन पर आधारित है। ठीक है, एटॉमिक रिएक्टर नियंत्रित विखंडन पर आधारित है और एटॉम बम अनियंत्रित पर। तो आइए अब समझते हैं दोस्तों, एटॉमिक रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर को आप न्यूक्लियर रिएक्टर भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब दोस्तों ये एटॉमिक रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? एटॉमिक रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? तो इसमें पहले समझिए कि इसमें नियंत्रित विखंडन, नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है क्या? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अब फिर इस नाभिकीय ऊर्जा को बदला जाता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है जिसमें नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न नाभिकीय ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। परमाणु रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा, और फिर उस नाभिकीय ऊर्जा को बदला जाता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एटॉमिक रिएक्टर एक ऐसी विधि है, एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत नाभिकीय ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? नाभिकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। आप तो ये जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन में द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू नहीं होता है, द्रव्यमान में कमी हो जाती है, और द्रव्यमान में कमी के कारण भारी परिमाण में ऊर्जा निकलता है। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान जो ऊर्जा निकलता है उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन के दौरान जो ऊर्जा निकलता है उसे क्या कहते हैं? और उसी नाभिकीय ऊर्जा को बदला जाता है किसमें? उसी नाभिकीय ऊर्जा को बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में। तो इस तरह से अगर आपसे पूछ दे कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? नाभिकीय ऊर्जा का, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों का जिक्र कर लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का सबसे प्रमुख हिस्सा है फ्यूल, यानी क्या? ईंधन। ईंधन क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन क्या है? ईंधन विखंडन होने वाला पदार्थ है। बात को समझे कि नहीं समझे? एक नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन कौन होगा? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन वही पदार्थ होता है, ईंधन वही पदार्थ होते हैं जिसके परमाणु का विखंडन होता है, जिसके परमाणु का विखंडन होता है। आप जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन यदि परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होगा तो जिस पदार्थ का परमाणु रिएक्टर के भीतर में नाभिकीय विखंडन होगा वही पदार्थ किसकी भूमिका में होता है? ईंधन की भूमिका में होता है। किसकी भूमिका में होता है? ईंधन की भूमिका में होता है। और आप जानते हैं कि विखंडन सभी भारी तत्वों का संभव है। जो भी भारी तत्व है दोस्तों, जो भी भारी तत्व है, जैसे कि यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ठीक है, पोलेनियम है, ये सब भारी तत्व है। और आप जानते हैं कि इनका आसानी से क्या हो सकता है? विखंडन हो सकता है। तो एक परमाणु रिएक्टर में हम ईंधन के रूप में उन सभी पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका आसानी से विखंडन हो सकता है। और आसानी से विखंडन किसका हो सकता है? तो जो भारी होगा, जिसके नाभिक बहुत बड़े होंगे, उसी का नाभिक विखंडित होगा ना। तो हम यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल के रूप में, क्योंकि ये विखंडन योग्य पदार्थ है।
हम प्लूटोनियम का यूज कर सकते हैं ईंधन के रूप में, क्योंकि यह भी विखंडन योग्य पदार्थ है। हम पोलेनियम का यूज कर सकते हैं क्योंकि यह भी विखंडन योग्य पदार्थ है। तो हर विखंडन योग्य पदार्थ, हर भारी तत्वों का इस्तेमाल हम नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में कर सकते हैं? ईंधन के रूप में कर सकते हैं। किस रूप में? ईंधन के रूप में। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो किया जाता है वो है यूरेनियम 235 का। ये सब कर सकते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर नाभिकीय ईंधन, सबसे चर्चित न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो कौन है? यूरेनियम 235। वो यूरेनियम 235 है। और वर्तमान समय में तो दोस्तों, वर्तमान समय में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है संवर्धित यूरेनियम। क्या इस्तेमाल होता है? संवर्धित यूरेनियम इस्तेमाल होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनरिच्ड यूरेनियम। क्या कहते हैं? इनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। वर्तमान समय में नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो ईंधन कौन है? संवर्धित यूरेनियम है। संवर्धित यूरेनियम है। अब आप कहिएगा कि ये संवर्धित यूरेनियम क्या होता है? ये संवर्धित यूरेनियम क्या होता है? तो इसको समझिए दोस्तों कि इस भूपर पट्टी पर जहां भी यूरेनियम मौजूद है, इस भूपर पट्टी पर जहां भी यूरेनियम मौजूद है, इस भूपर पट्टी पर जहां भी यूरेनियम मौजूद है, तो दो प्रकार का यूरेनियम है। एक यूरेनियम 200 और दूसरा यूरेनियम 238। और अगर भूपर पट्टी पर कहीं पर भी यूरेनियम निकलता है तो उस यूरेनियम में यूरेनियम 235 का मात्रा कितना रहता है? मात्र 0., शेष सारा का सारा क्या होता है? 238। आपको पृथ्वी के भूपर पट्टी पर जहां कहीं भी यूरेनियम के खान मिलेंगे, उस यूरेनियम के नमूने में दो प्रकार के यूरेनियम रहते हैं। एक यूरेनियम 235 और दूसरा यूरेनियम 238। यूरेनियम 235, यूरेनियम 200। अब ध्यान दीजिए कि पूरे यूरेनियम के नमूने में यूरेनियम 235 की मात्रा मात्र कितना? मात्र 0.7% होता है। शेष सारा का सारा यूरेनियम 238 होता है। और अगर ईंधन की बात करिएगा तो रिएक्टर में 235 का विखंडन होता है, 238 का विखंडन। और यूरेनियम के नमूने में ज्यादा क्या है? 200। तो होता क्या है कि कृत्रिम तरीके से यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? ऐसे यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा कृत्रिम रूप से बढ़ाकर 2 से 3% कर दिया जाए, तो ऐसे यूरेनियम को क्या कहते हैं? यानी संवर्धित यूरेनियम वह यूरेनियम है जिसमें कृत्रिम तरीके से यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? संवर्धित यूरेनियम वह यूरेनियम है जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बात को समझे कि नहीं समझे? इस प्रकृति के भूपर पट्टी पर जहां कहीं भी यूरेनियम उपलब्ध होता है, उस यूरेनियम के नमूने में यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम होता है। सारा का सारा यूरेनियम 238 होता है। और यूरेनियम 238 का परमाणु रिएक्टर के भीतर विखंडन होता ही, और जिसका होता है वो बेचारा बहुत कम है। इसलिए कृत्रिम तरीके से यूरेनियम के नमूने में यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? और जब यूरेनियम 235 की मात्रा कृत्रिम तरीके से बढ़कर 2 से 3% हो जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? भारत में भी दोस्तों, भारत में भी झारखंड के जादूगेरा नामक स्थान से क्या निकाला जाता है? यूरेनियम। और झारखंड से जादूगोरा नामक स्थान से यूरेनियम निकालकर उसे हैदराबाद ले जाया जाता है। और हैदराबाद में एक जगह है नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स।
हैदराबाद में एक जगह है नाभिकीय ईंधन, और नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स में झारखंड के जादूगोरा से प्राप्त किया गया यूरेनियम को क्या बनाया जाता है? संवर्धित बनाया जाता है। यानी संवर्धित यूरेनियम वो है जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा प्राकृतिक यूरेनियम के तुलना में ज्यादा है। मतलब कितना है? और वर्तमान समय में यही ईंधन लगभग पूरे देश के एटॉमिक रिएक्टर का मुख्य ईंधन है, एटॉमिक रिएक्टर का मुख्य ईंधन है। क्लियर हो गया दोस्तों? बात को समझ गए? परमाणु रिएक्टर नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करने वाला एक ऐसा मशीन है जो नाभिकीय ऊर्जा को बदलेगा किसमें? विद्युत ऊर्जा में। जो नाभिकीय ऊर्जा को बदलेगा किसमें? और इस परमाणु रिएक्टर के कई भाग होते हैं। इस परमाणु रिएक्टर के कई भाग होते हैं। सबसे मुख्य भाग होता है क्या? ईंधन। सबसे मुख्य भाग क्या होता है? हम जानते हैं कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन की अभिक्रिया होती है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन की, तो परमाणु रिएक्टर के भीतर जिस पदार्थ का विखंडन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। एक परमाणु रिएक्टर में फ्यूल के रूप में उन सभी भारी तत्व का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका विखंडन संभव है। लेकिन सबसे ज्यादा जिनको प्राथमिकता दी जाती है वो किसको दी जाती है? और संवर्धित यूरेनियम क्या है अब यह बताने का जरूरी नहीं है। संवर्धित यूरेनियम क्या है यह बताने का जरूरी। दूसरा है मॉडरेटर। रिएक्टर का दूसरा भाग क्या है? मंथक। अब आप जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में परमाणु के न्यूक्लियस पर प्रहार किया जाता है किससे? न्यूट्रॉन से। तब जाकर परमाणु का जो नाभिक है दो खंडों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। यही न होता है। यानी कि नाभिकीय विखंडन जो होते हैं किसके सहायता से? न्यूट्रॉन के प्रहार से होता है। लेकिन आपको पता है थे कि न्यूट्रॉन ही नहीं बल्कि अल्फा बीटा गामा जैसे कणों का प्रहार करके भी हम नाभिकीय विखंडन करवा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कौन होता है? और यह सबसे अच्छा विखंडन करने में क्यों होता है ये बात आपको पता है ना? तो हम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया न्यूट्रॉन के प्रहार से करवाते हैं। हम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया न्यूट्रॉन के प्रहार से करवाते हैं, न्यूट्रॉन के प्रहार से। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नाभिकीय विखंडन करवाने के लिए कम वेग वाला चाहिए क्या? नाभिकीय विखंडन जो होगा तो उन न्यूट्रॉन से होगा जो न्यूट्रॉन बहुत तेजी के साथ नाभिक पर टक्कर नहीं मारे बल्कि कम वेग के साथ नाभिक पर टक्कर मारे, कम वेग के साथ। परमाणु रिएक्टर में परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु के नाभिक का विखंडन कम वेग वाले न्यूट्रॉन के द्वारा संभव है, कम वेग वाले। लेकिन दोस्तों जिस स्रोत से न्यूट्रॉन निकलकर प्रहार करते हैं उस स्रोत से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उसका वेग बहुत ज्यादा। अच्छा ये हमको कम वेग, तो नाभिकीय रिएक्टर में एक ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है जो न्यूट्रॉन के वेग को क्या कर सके? कम कर सके। बात को ध्यान दे कि नहीं? नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर में एक ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है जो न्यूट्रॉन के वेग को क्या कर सके। और नाभिकीय रिएक्टर का वह भाग या नाभिकीय रिएक्टर का वह पदार्थ जो न्यूट्रॉन के वेग को कम करता है उसे ही क्या कहते हैं? यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम होता है क्या करना? न्यूट्रॉन के वेग को, और न्यूट्रॉन के वेग को कम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि विखंडन नियंत्रित अवस्था में तबे रहेगा जब कम वेग वाले न्यूट्रॉन जो है क्या मारे? धक्का मारे। क्लियर?
और दिक्कत ये होता है कि किसी भी स्रोत से हम न्यूट्रॉन को निकालकर जब उसका प्रहार करवाते हैं तो स्रोत से निकलते वक्त न्यूट्रॉन की गति बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। उदाहरण के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलता है ना, तो वो जब निकलता है तो बहुत तेज गति से निकलता है और उसी के वेग को कम करने की आवश्यकता होती है। और न्यूट्रॉन के वेग को कम करना ही काम है किसका? मंदक का। तो मंदक का नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर में क्या काम है? न्यूट्रॉन के वेग को क्या करना? कम करना। न्यूट्रॉन के वेग को क्या करना दोस्तों? कम करना। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए कि बंधक के रूप में हम भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। भारी जल यानी D2। उसके बाद किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रेफाइट का, उसका है। उसके बाद बेरिलियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हम नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल करते हैं या बेरिलियम। लेकिन इन तीनों में सर्वोत्तम मंदक कौन है? सर्वोत्तम मंदक कौन है? भारी जल है। 3 प्रकार के मंदक का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में किया जा सकता है। 3 प्रकार के मंदक का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में किया जा सकता है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम जो आपका मंदक है वो कौन है? क्लियर हो गया? ईंधन समझ गए? ईंधन, नाभिकीय रिएक्टर का पहला भाग क्या हो गया? ईंधन। और दूसरा भाग क्या हो गया? मंदक। दूसरा भाग क्या हो गया? मंदक हो गया। अब हम रिएक्टर के तीसरे भाग, शीतलक पर आते हैं। अब ध्यान दीजिए कि नाभिकीय विखंडन के दौरान द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है? नहीं होता। नाभिकीय विखंडन के समय द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता और नाभिकीय विखंडन के समय द्रव्यमान में थोड़ी कमी आ जाती है। द्रव्यमान में थोड़ी कमी आ जाती है और द्रव्यमान में जो कमी आती है वो किस में बदल जाती है? ऊर्जा में बदल जाती है। और जब कभी द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है तो भारी परिमाण में ऊर्जा निकलता है। ये बात आप जानते हैं, पिछले क्लास में इसका हम जिक्र किए थे कि जब कभी द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, जब कभी द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है तो भारी परिमाण में ऊर्जा निकलता, भारी परिमाण। अब वो जो भारी परिमाण में नाभिकीय विखंडन के दौरान जो ऊर्जा निकला वह कौन ऊर्जा कहलाएगा? वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। भारी परिमाण में जो ऊर्जा निकलता है वो कौन ऊर्जा कहलाता है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। उसी नाभिकीय ऊर्जा को लेकर रिएक्टर के बाहर आने वाला, उसी नाभिकीय ऊर्जा को रिएक्टर के बाहर लाने वाला पदार्थ को हम क्या कहते हैं? शीतलक कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतलक रिएक्टर का वह हिस्सा है, शीतलक रिएक्टर का वह हिस्सा है जो रिएक्टर के भीतर जो भारी परिमाण में नाभिकीय ऊर्जा निकलता है उसको ग्रहण करके वह रिएक्टर के बाहर लाता है। परमाणु रिएक्टर के भीतर नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाले नाभिकीय ऊर्जा को जो पदार्थ रिएक्टर से बाहर लेकर आता है वही क्या कहलाता है? शीतलक कहलाता है। यानी शीतलक वो पदार्थ है जो नाभिकीय ऊर्जा को ग्रहण करेगा और उसको लेकर रिएक्टर के बाहर आएगा।
और इस शीतलक के रूप में हम भारी जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साधारण जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद साधारण जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तरल सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सभी कुछ में सबसे सर्वोत्तम शीतलक कौन होता है? तो भारी जल भारी जल न सिर्फ सर्वोत्तम शीतलक है, बल्कि भारी जल सर्वोत्तम मंदक भी है। भारी जल शीतलक के साथ साथ मंदक की भूमिका भी बहुत अच्छी तरह से निभाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड केवल मंदक के तौर पर काम कर सकते हैं, वो शीतलक के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं। एकमात्र पदार्थ भारी जल ही है, एकमात्र पदार्थ भारी जल ही है जो आपको शीतलक मंदक दोनों के तरफ काम करता है। और भारी जल ना सिर्फ शीतलक और मंदक के तरह काम करता है, बल्कि भारी जल एक सर्वोत्तम शीतलक और सर्वोत्तम मंदक है। भारी जल एक सर्वोत्तम शीतलक और सर्वोत्तम मंदक है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? तो रिएक्टर का पहला भाग ईंधन, दूसरा भाग क्या हो गया? मंदक हो गया। तीसरा भाग क्या हो गया? तीसरा भाग क्या हो गया? शीतलक। चौथा भाग पर आते हैं। चौथा भाग है कंट्रोल रॉड। चौथा भाग है आपका क्या? कंट्रोल रॉड है। हाँ, नियंत्रक छड़ या कंट्रोलर जो भी कहिए, इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? नियंत्रक छड़, या आप इसको कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। क्या? नियंत्रक। अब तो ये जानते हैं कि एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित रहती है या अनियंत्रित? नियंत्रित रहती है, अनियंत्रित? नियंत्रित रहती है। लेकिन हम नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित रखने के लिए किसी बाहरी युक्ति की आवश्यकता होती है। नाभिकीय विखंडन तो अपने आप नियंत्रित होगा नहीं, होगा? क्योंकि हर नाभिक के विखंडन से 2 या 3 अतिरिक्त न्यूट्रॉन का त्याग होता है। हर नाभिक के विखंडन से 2 या 3 अतिरिक्त न्यूट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। 2 या 3 अतिरिक्त न्यूट्रॉन का त्याग होता है। तो जब 2 या 3 अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अपने आप त्याग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो फिर आप जब तक अभिक्रिया के क्षेत्र से न्यूट्रॉन को हटाइएगा नहीं, तब तक नाभिकीय विखंडन नियंत्रित नहीं हो सकती है। यह बात आप जानते हैं। ये नियंत्रक छड़ या नियंत्रक क्या है? ये वो पदार्थ है जो अभिक्रिया के क्षेत्र से, ये वो पदार्थ है जो अभिक्रिया क्षेत्र से, ये वो पदार्थ है जो अभिक्रिया क्षेत्र से अतिरिक्त न्यूट्रॉन को हटाकर अभिक्रिया को क्या बनाकर रखता है? नियंत्रित बनाकर रखता है। अभिक्रिया को क्या बनाकर रखता है? नियंत्रित बनाकर रखता है। अभिक्रिया को क्या बनाकर रखता है? नियंत्रित बनाकर। नियंत्रक छड़ वह भाग है, नियंत्रक छड़ वो भाग है जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन को हटाकर नाभिकीय विखंडन को क्या करके रखता है दोस्तों? नियंत्रित करके रखता है। और इस नियंत्रक छड़ के रूप में हम कैडमियम
इस नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम या बोरन का इस्तेमाल किया जाता है। इस नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम या बोरन का इस्तेमाल किया जाता है। कैडमियम या बोरन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कहिएगा इसको कहां रखा जाता है? आप जानते हैं ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 200, ठीक है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, ये है यूरेनियम 235, ये है यूरेनियम 235 ईंधन के रूप में। और इसी के बीच में रहता है क्या? कैडमियम या बोरॉन। कैडमियम या, तो ये जो नियंत्रक क्षार है, नियंत्रक क्षार का काम समझ रहे हैं ना आप? इसका काम है अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करके केवल एक न्यूट्रॉन को अभिक्रिया में आगे जाने देना। एक न्यूट्रॉन को छोड़कर यह नियंत्रक क्षेत्र अभिक्रिया क्षेत्र में सारे न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। सारे न्यूट्रॉन को यह क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता और इसे रखा कहां जाता है? तो नियंत्रक क्षार को नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के बीच में रखा जाता है, ईंधन के बीच में। और जानते हैं एक बात कि अगर नाभिकीय रिएक्टर को हमें बंद करना है तो बंद करने में भी कौन हमारी हेल्प करते हैं? नियंत्रक क्षार। नियंत्रक क्षार को ईंधन के बीच इतना घुसाया जाता है कि यह 3 में से मात्र कितना न्यूट्रॉन निकाल ले? 2। इस नियंत्रक क्षार को कंट्रोल रड को ईंधन के बीच में इतना घुसाया जाता है कि यह 3 में से 2 न्यूट्रॉन को क्या कर ले? अवशोषित कर ले। और अगर इसी कंट्रोल रोड को ईंधन के बीच में पूरे घुसा देंगे तो ये सारे न्यूट्रॉन को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। और जब सारा न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा, तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो कंट्रोल रॉड जो है, नियंत्रक क्षार जो है, न सिर्फ नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करके रखते हैं, बल्कि अगर हमें एटॉमिक रिएक्टर को बंद करना भी है, एटॉमिक रिएक्टर को बंद करना भी है, तो उसमें भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अगर नियंत्रक क्षार को ईंधन के बीच में पूरी तरह से घुसा दिया जाए तो ऐसी अवस्था में परमाणु रिएक्टर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगला, परमाणु रिएक्टर का पहला भाग फ्यूल हो गया, मॉडरेटर हो गया, कूलेंट हो गया, कंट्रोल रॉड हो गया। 5वां भाग है शील्ड, परिरक्षक। ध्यान दीजिए दोस्तों, नाभिकीय विखंडन के दौरान, नाभिकीय विखंडन के दौरान भारी मात्रा में नाभिकीय प्रदूषण फैलता है। भारी मात्रा में न्यूट्रॉन निकलता है। कभी कभी आपको अल्फा भी निकल जाएगा, कभी कभी किसी कारणवश बीटा भी निकल जाएगा, कभी कभी किसी कारणवश गामा भी निकल जाएगा। परमाणु रिएक्टर में चूंकि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया चलती रहती है, तो कभी कभी नाभिकीय विखंडन के दौरान न्यूट्रॉन तो लगातार निकलते, ये बात आप जानते ही हैं। लेकिन उस दौरान कभी कभी अल्फा बीटा गामा जैसे विकिरण भी क्या होते? निकल जाते। और आप जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा जैसे विकिरण जो निकलते हैं, ये मानव के त्वचा के लिए कितना हानिकारक है। और मानव के त्वचा के लिए नहीं, सारे जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है।
तो जहां नाभिकीय रिएक्टर होते हैं तो वहां आसपास काम करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उन्हें इन सब नाभिकीय प्रदूषण से बचाना अति आवश्यक है। तो इसके लिए परमाणु रिएक्टर के चारों तरफ कंक्रीट की एक मोटी दीवार बनाई जाती है। परमाणु रिएक्टर के चारों तरफ कंक्रीट की एक मोटी दीवार बनाई जाती है। परमाणु रिएक्टर के चारों तरफ कंक्रीट की एक मोटी दीवार बनाई जाती है। कंक्रीट की एक मोटी दीवार बनाई जाती है और कंक्रीट की इस मोटी दीवार को ही हम शील्ड या परिरक्षक कहते हैं। और कंक्रीट का यह मोटी दीवार परमाणु रिएक्टर से बाहर किसी भी हानिकारक नाभिकीय विकिरण को बाहर आने नहीं देते हैं और इससे वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को कोई हानि नहीं पहुंचता। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब हमको नहीं लगता है कि नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित किसी भी प्रश्नों में आपको दिक्कत होने वाला है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से। हम अभी नाभिकीय रिएक्टर को हम समझे और ये नाभिकीय रिएक्टर क्या है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया कराकर नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया कराकर नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है और फिर इस नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। इसके जो प्रमुख भाग है वो फ्यूल है, दूसरा मॉडरेटर है, चौथा कूलेंट है, पांचवा कंट्रोलर है और चौथा आपका क्या है? शील्ड है। पांचवा आपका छठा आपका शील्ड है। पहला, दूसरा, अच्छा तीसरा, चौथा और क्लियर हो गया? एक बार पुनः ध्यान दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न होता है और फिर नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर? नाभिकीय रिएक्टर में जिन पदार्थ का विखंडन होता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूल। नाभिकीय विखंडन में मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन के वेग को कम करना। नाभिकीय रिएक्टर में कूलेंट का काम होता है नाभिकीय ऊर्जा को ग्रहण करके रिएक्टर के बाहर होना। कंट्रोलर का काम होता है अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अभिक्रिया के क्षेत्र से बाहर निकालना। और शील्ड का काम है कि नाभिकीय प्रदूषण को रिएक्टर से बाहर आने नहीं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि आप ये देखें कि इस रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए ही नाभिकीय रिएक्टर बनाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में कई नए तत्वों के समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में लगातार नाभिकीय विखंडन होते रहते हैं और नए नए तत्वों का निर्माण होते रहता है। तो नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल न सिर्फ विद्युत उत्पन्न करने के लिए बल्कि नए नए प्रकार के तत्वों के समस्थानिकों के लिए भी किया जाता है। हालांकि जब हम नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नहीं करते हैं तब उसे जीरो पावर रिएक्टर कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है? जीरो पावर रिएक्टर कहा जाता है। यानी केवल रिसर्च अनुसंधान के लिए हम नाभिकीय रिएक्टर बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य विद्युत ऊर्जा प्राप्ति नहीं करना है रिएक्टर से, तब ऐसे रिएक्टर को क्या कहते हैं?
जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं। ऐसे रिएक्टर को क्या कहते हैं? जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं। ऐसे रिएक्टर को क्या कहते हैं? जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं दोस्तों। और इस तरह से एटॉमिक रिएक्टर हमको लगता है कि अब पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। क्या एक बार नजर दौड़ा लीजिए, तब हम अगले टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन पर आएंगे। ऑनलाइन वाले दोस्तों बिल्कुल आप भी समझ गए होंगे। नाभिकीय रिएक्टर कहिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर समझे कि नहीं समझे? छोटू कुमार, ललन कुमार, ऋतिक कुमार, दिलखुश कुमार, सोनू सिंह, प्रिंस कुमार राव, चलिए सब समझ गए हैं। ठीक है ऑनलाइन दोस्तों, समझ गए? सब समझ गए? यस यस लिख रहे हैं सब, वेरी गुड। अगर कभी केमिस्ट्री में 2-4 पॉइंट होता है, कभी कभार समझ में नहीं आता। हम भी पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, एक बार में सब कुछ नहीं समझे थे। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट में 2 पॉइंट नहीं समझे आप, तो उस 2 पॉइंट के लिए कभी कभी स्टूडेंट इतना टेंशन ले लेता है कि हाँ 8 पॉइंट भी नहीं समझता। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा कभी कभी होगा, केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, आपको 100% समझ में नहीं आया, लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर 10 बात में 8 भी समझ में आ रहा है तो आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यकीन मानिए 10 में 8 समझ में आ गया तो 2 का औकात नहीं है कि वो समझ से बाहर हो जाए, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। इसीलिए धरफराना नहीं है। आइए, न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन। आप नाभिकीय विखंडन को पढ़े थे? क्या करें कॉपी में? समझिए समझिए, नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। नाभिकीय संलयन क्या है दोस्तों? तो सबसे पहली बात तो यही समझना है कि यह नाभिकीय विखंडन के ठीक विपरीत अभिक्रिया है। यह नाभिकीय विखंडन का ठीक विपरीत अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन, ठीक विपरीत। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब 2 हल्के नाभिक, 2 हल्का नाभिक आपस में मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? नाभिकीय। तो नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर क्या बनते हैं? भारी नाभिक बनते हैं। अब यहां पर भी आप ये समझ लीजिए कि यहां पर भी द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। यहां पर भी द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। और यहां पर द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन किस रूप में नहीं होता है?
तो दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बना। इस भारी नाभिक का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस भारी नाभिक का द्रव्यमान इन दोनों हल्के नाभिक के द्रव्यमान के योग से थोड़ा क्या होता है, कम। ये जो भारी नाभिक बना है, इस भारी नाभिक का द्रव्यमान इन दोनों नाभिक के द्रव्यमान के योग से थोड़ा कम होता है। विखंडन में भी यही हो रहा था कि विखंडन के बाद जो नाभिक बन रहे थे उनके द्रव्यमान कम हो जा रहे थे, और संलयन में भी यही हो रहा है कि नया जो नाभिक बन रहा है उसका द्रव्यमान थोड़ा कम हो जा रहा है पहले से। यानी सीधा सीधा द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं हो रहा है। अब तो ये तो अजूबा बात हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो नहीं रहा तो द्रव्यमान जा रहा है कहां? टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, द्रव्यमान किधर जाएगा? ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो द्रव्यमान में कमी होती है वो सारा का सारा द्रव्यमान किसमें बदल जाता है? ऊर्जा में बदल जाता है। और जब कभी द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है तो भारी परिमाण में ऊर्जा निकलता है, भारी परिमाण में ऊर्जा निकलता है। नाभिकीय विखंडन के दौरान भी भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने का एकमात्र कारण था कि द्रव्यमान में कमी आ जाना और कमी हुआ द्रव्यमान का ऊर्जा में बदल जाना। और इस नाभिकीय विखंडन की बात करिएगा ना, इसमें तो नाभिकीय संलयन की बात करिएगा ना, तो नाभिकीय संलयन में विखंडन से भी कई गुना ज्यादा ऊर्जा निकलता है। अब तो ये देख लिए थे कि नाभिकीय विखंडन में भी द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं हुआ था, इसीलिए भारी परिमाण में ऊर्जा निकला था। और नाभिकीय संलयन में भी द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता और भारी परिमाण में ऊर्जा निकलता है। लेकिन किसमें ज्यादा निकलता है? संलयन में। विखंडन से ज्यादा ऊर्जा निकलता है कहां? संलयन में। विखंडन से ज्यादा ऊर्जा निकलता है कहां? संलयन में निकलता है। विखंडन से ज्यादा ऊर्जा संलयन में निकलता है। अब आप कहिएगा ऐसे काहे होता? ऐसे इसलिए होता है कि वहां पर ज्यादा द्रव्यमान में कमी आ गया है, वहां पर कम होता है। सीधा सिंपल बात है। यहां द्रव्यमान में ज्यादा कमी हुआ इसीलिए ज्यादा ऊर्जा निकला, विखंडन में उतनी कमी नहीं होती इसलिए कम ऊर्जा निकलता है। क्लियर हो गया ना? लेकिन ये नाभिकीय संलयन जो है ना, विखंडन की तरह आसान नहीं है करवाना। नाभिकीय संलयन करवाना बहुत ही जटिल है। अब आप कहिएगा कि काहे जटिल है? यह हल्का नाभिक मिला देंगे, मिल जाएगा, संलयन हो जाएगा। व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हल्का नाभिक है और परमाणु का जो नाभिक है ये दोस्तों हल्का नाभिक है। और आप जानते हैं कि सबसे हल्का नाभिक किसका होता है? हाइड्रोजन से हल्का किसी का नाभिक होता ही नहीं है। इसलिए संलयन में मुख्यतः कौन भाग लेते हैं? हाइड्रोजन ही भाग लेते हैं। संलयन में सब कौन भाग लेते हैं? क्योंकि अगर तत्वों के दुनिया में सबसे हल्के नाभिक वाला तत्व को खोज ले, सबसे हल्के नाभिक वाला तत्व को खोज ले, तो सबसे हल्के नाभिक वाला तत्व कौन होगा? तो आपको हम क्या बोले थे कि नाभिकीय संलयन करवाना विखंडन के तुलना में काफी ज्यादा जटिल है। क्यों जटिल? इसलिए है कि ये है प्लस, ये है। अब संलयन के लिए इसको निकट लाना पड़ेगा। संलयन के इन दोनों के लिए क्या लाना पड़ेगा? ये कह रहे हैं नो, हम तो विकर्षित करेंगे। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो इसकी प्रकृति ऐसी है कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़कर भागेगा। यानी आवेश कर रहे कि हम दूर जाएंगे, आप कह रहे नहीं निकट आना, ही कहेगा हम दूर जाएंगे, कहेगा निकट आना। अब लीजिए, प्रकृति दोनों आवेशों की ऐसी है, दोनों नाभिकों की ऐसी है कि वे एक दूसरे को छोड़कर बाहर भागेगा। क्योंकि कूलम ने नियम बना दिया है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन आप जब तक दोनों को एक साथ नहीं लाइएगा संलयन होगा ही नहीं होगा। और दोनों की प्रकृति एक ऐसी है कि दोनों कहेगा हम एक साथ होंगे नहीं होंगे।
संलयन ऐसा कि जब तक होगा नहीं होगा तब तक होगा नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में यहां डाला जाता क्या? उच्च दाब। उच्च दाब, उच्च दाब, उच्च दाब भी 600-700 जेसीबी लगाकर, मतलब कि उतना पावरफुल दाब डाला जाता है। और ना सिर्फ उच्च दाब बल्कि उच्च ताप। उच्च ताप में भी हैरान रह जाएगा, 40 लाख डिग्री कम से कम, कम से कम। तो नाभिकीय संलयन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत अधिक उच्च दाब और बहुत अधिक उच्च। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि नाभिक की प्रकृति ऐसी है कि वो एक दूसरे से मिलेगा, और संलयन की प्रकृति ऐसी है कि मिलाइएगा नहीं तब तक होगा नहीं। तो कोई कहेगा हम नहीं मिलेंगे, आपको मिलाना है तो डालिए क्या, और फिर क्या? इतने उच्च ताप और दाब पर ये नाभिक मिलते हैं, तब जाकर संलयित होते हैं, तब जाकर एक भारी नाभिक का क्या होता है? निर्माण होता है। तो जहां एक और विखंडन की अभिक्रिया कम वेग वाले न्यूट्रॉन से हो गई थी, वही संलयन के लिए आपको क्या चाहिए? उच्च दाब, उच्च ताप चाहिए। इसलिए लैब में विखंडन करवाना तो आसान है, लेकिन प्रयोगशाला में संलयन कराना व्यवहारिक नहीं है। पता चला कि गरमा रहे हैं, उधर जो है लैबे गल गया। समझ गए ना कितना टेम्परेचर है। तो बातों को ध्यान दीजिए कि संलयन की अभिक्रिया को प्रयोगशाला में करवाना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इतनी अधिक ताप की जरूरत पड़ता है। तो इतना अधिक ताप कोई ले भी आएगा तो वहां रहेगा कौन है? तो संलयन को करवाना व्यवहारिक नहीं। आप जानते हैं कि इतना ताप कहां है? इतना ताप सूर्य के कोरोड में है। सूर्य के केंद्रीय भाग को सूर्य का कोरोड कहते हैं, और सूर्य के कोरोड में नाभिकीय संलयन ही होता है, और नाभिकीय संलयन के दौरान व्यापक परिमाण में ऊर्जा निकलती है। तो जितने भी तारे हैं, सूर्य हैं, उनके कोरोड में इतना टेम्परेचर आसानी से उपलब्ध होता है, और उनके कोरोड में आसानी से संलयन चलते रहता है। सूर्य और तारों से जो व्यापक परिमाण में ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमें, किस अभिक्रिया के जरिए? संलयन के जरिए। और हैंस बेथे नाम दिया हुआ है नोट में। हैंस बेथे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे दोस्तों, जिन्होंने ये पता लगाया कि सूर्य के कोरोड में नाभिकीय संलयन होता है। हालांकि पता तो 1937 में लगाया, और नोबेल पुरस्कार कब जाकर मिला? लंबे समय के बाद उन्हें इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए कि संलयन के लिए उच्च दाब चाहिए, उच्च ताप चाहिए, है कि नहीं है? उच्च दाब चाहिए और उच्च ताप चाहिए। यानी कि संलयन अभिक्रिया बहुत अधिक उच्च ताप पर होने के कारण, हम संलयन अभिक्रिया को और किस नाम से जानते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया के नाम से। किस नाम से जानते हैं? हाँ, या अंग्रेजी में बोले तो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। और थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि जब तक हम उच्च ताप देंगे नहीं, तब तक संलयन होगा ही नहीं। यानी संलयन के लिए किसकी जरूरी है? उच्च ताप की। और उच्च ताप पर संलयन होने के कारण ही इसे हम कभी कभी क्या बोल देते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? संलयन अभिक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है?
क्योंकि संलयन के लिए अति उच्च ताप की आवश्यकता होती है। संलयन के लिए अति उच्च ताप की। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? एक बार संलयन को पढ़िए। अरे आ रहे हैं समझ में? चलिए, ऑनलाइन वाले दोस्त सुपौल जिला से कोई है भाई? क्या दिक्कत है? सुपौल से हम ही है, राम अवतार कुमार। बोलिए क्या दिक्कत है? हाइड्रोजन बम संलयन पर काम करता है। बिल्कुल, हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है? संलयन पर ही काम करता है। परमाणु बम विखंडन पर हाइड्रोजन बम संलयन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम ऑनलाइन वाले दोस्त सुपौल का खोज रहे हैं। सुपौल का, आइए सिमराही के लोग से मिलाते हैं आपको हम। क्या दिक्कत है इसको जी? अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन। आराम से इनको समझिए। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। दोनों अभिक्रिया को आप समझ गए हैं क्या? अब इनके बीच अंतर को हम समझ लेते हैं कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। समानताएं ये हैं दोस्तों, समानताएं ये हैं कि दोनों में ही परमाणु के नाभिक का ही योगदान है। दोनों में ही परमाणु का नाभिक का योगदान है। अब अंतर क्या है दोनों में? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर क्या है? तो पहला अंतर है कि इसमें आपका भारी नाभिक, भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में क्या हो गया था? टूट गया था। भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में क्या हो गया था? टूट गया था। तो नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटा था, लेकिन इसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुट करके क्या बना लेते हैं? एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाते हैं, जबकि विखंडन के संलयन में दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बन जाते हैं। और दूसरा अंतर यहां देखिएगा तो दूसरा अंतर यही है दोस्तों कि अगर आप विखंडन की प्रक्रिया को देखिएगा तो विखंडन किसकी सहायता से हो रहा है? न्यूट्रॉन की सहायता से हो रहा है। लेकिन यह किसकी सहायता से हो रहा है? उच्च ताप और उच्च दाब से हो रहा है। तो विखंडन की प्रक्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटते हैं, जबकि संलयन में हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनते हैं। विखंडन की प्रक्रिया न्यूट्रॉन की सहायता से करवाए जाते हैं, जबकि संलयन की प्रक्रिया उच्च ताप और उच्च दाब से करवाए जाते हैं।
विखंडन की प्रक्रिया न्यूट्रॉन की सहायता से करवाए जाते हैं, जबकि संलयन की प्रक्रिया उच्च ताप और उच्च दाब। दो अंतर आप समझ ही गए हैं क्या? दो अंतर में कोई दिक्कत है दोस्तों? अगले अंतर को समझिए, अगले अंतर को समझ, जब तक अंतर नहीं क्लियर होगा तब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगला अंतर समझिए कि विखंडन जो होता है, तीसरा अंतर, विखंडन को नियंत्रित किया जा सकता है या श्रृंखला अभिक्रिया होती है। बात को समझे कि नहीं समझे? तो नाभिकीय विखंडन जो है उसको हम कंट्रोलर के द्वारा क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब बात संलयन पर होगी तो संलयन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। बात को समझ गए कि नहीं? नाभिकीय विखंडन को नियंत्रक छड़ के मदद से, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रक छड़ के मदद से कंट्रोल कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे? परमाणु रिएक्टर में विखंडन नियंत्रक छड़ के द्वारा कंट्रोल हो गया था। तो क्या आप संलयन को भी कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। संलयन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगला अंतर है कि आपका विखंडन के दौरान न्यूट्रॉन निकला था और न्यूट्रॉन निकलकर विखंडन को क्या बना दिया था? श्रृंखला। नाभिकीय विखंडन के दौरान अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकल करके नाभिकीय विखंडन को एक श्रृंखला अभिक्रिया में परिवर्तित कर दिया था। क्या संलयन भी श्रृंखला अभिक्रिया में है? बिल्कुल संलयन श्रृंखला नहीं होती है, संलयन श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है, संलयन श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है। तो विखंडन को नियंत्रित किया जा सकता है, संलयन को नियंत्रित करना संभव नहीं। विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है, संलयन श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। विखंडन में भारी नाभिक हल्के बनते हैं, संलयन में हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक होते हैं। विखंडन न्यूट्रॉन के सहायता से होता है, जबकि संलयन उच्च दाब एवं उच्च ताप पर होता है, उच्च ताप एवं उच्च दाब पर। अगले अंतर को आइए दोस्तों समझते हैं। अगले अंतर को समझते हैं। चार अंतर तो समझ गए ना? समझिए, टॉप करने के लिए जितना जरूरी है समझ गए हैं। चलिए अब आइए स्टेट टॉपर के लिए जितना जानना जरूरी है। हंसिए नहीं। मार्केट में जितना नाभिकीय संलयन विखंडन पढ़ के घूम रहा है ना, उस सबसे ज्यादा तथ्य किसके पास है? आपके पास। अब क्वेश्चन रटिए ना, क्वेश्चन रटिए ना, वैसे कंपटीशन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन किसी के पास है ही नहीं, सिर्फ आपके पास है। ताली मत मारिए। मार्केट से बहुत लोग आता है कि सर नोट का आंसर दे दीजिए। कल आंसर दे देंगे, हम अपना विद्यार्थी क्या करेंगे? उसको करवा के तब तुमको देंगे गलत फलत। इसीलिए आप लोग हमारी प्राथमिकता है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं पहले उसको देंगे कि पहले मार्केट में दे दे। आइए ध्यान दीजिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, चार अंतर बता दिए। पांचवा अंतर को आप समझिए। पांचवा अंतर क्या है कि इसमें कम ऊर्जा आपको प्राप्त होगा, जबकि इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होगा। इसमें अधिक प्रदूषण फैलता है, इसमें अधिक प्रदूषण फैलता है, लेकिन इसमें कम प्रदूषण फैलता है। यानी विखंडन होगा तो प्रदूषण बहुत ज्यादा,
संलयन की तुलना में प्रदूषण कम। विखंडन के दौरान ऊर्जा कम, संलयन के दौरान ऊर्जा, विखंडन में प्रदूषण अधिक, संलयन में प्रदूषण। अब ध्यान दीजिए कि नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मिलते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन है। वो कौन ऊर्जा है? क्योंकि विखंडन में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, प्लूटोनियम पोलेनियम का इस्तेमाल होता है, थोरियम का इस्तेमाल होता है। तो ये हम विखंडन में यूरेनियम पोलेनियम थोरियम का इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन यह सट जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम विखंडन किसका करवाएंगे? नहीं हो पाएगा। और ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो एक समय, इधर देखिए, इधर है ऊर्जा के ऐसे स्रोत, कहां नजर है? वहां, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा के ऐसे स्रोत, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। और विखंडन में जो चीज का इस्तेमाल हो रहा है वो एक दिन क्या हो जाएगा? एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है वह कैसे ऊर्जा स्रोत है? लेकिन संलयन वाला क्या है? नवीकरणीय। क्योंकि संलयन में हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइड्रोजन का स्रोत जल है। हाइड्रोजन का स्रोत और जल की इस पृथ्वी पर कोई कमी, 70% पर जल जल है। उस जल का विद्युत अपघटन करके हाइड्रोजन निकालकर हम क्या करवाएंगे? इसीलिए संलयन से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो विखंडन के दौरान हमें कम ऊर्जा मिलती है, संलयन के दौरान अधिक ऊर्जा मिलती है। विखंडन के दौरान अधिक प्रदूषण फैलता है, संलयन के दौरान कम प्रदूषण फैलता है। विखंडन से प्राप्त होने वाला ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है, संलयन से प्राप्त होने वाला ऊर्जा। क्लियर हो गया? तो दोस्तों अब आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिएगा। कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय तथा नाभिकीय संलयन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। और नाभिकीय अभिक्रिया से पहले ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय अभिक्रिया से पहले, नाभिकीय अभिक्रिया से पहले एक और अभिक्रिया आप पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं ना। और अभी जो आप नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पढ़े हैं वह कौन अभिक्रिया है? नाभिकीय अभिक्रिया में थोड़ा बहुत इसमें भी अंतर आप जान लीजिए। अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करिएगा तो इसमें कौन भाग लेते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और नाभिकीय अभिक्रिया की बात करिएगा, नाभिकीय अभिक्रिया की बात करिएगा तो इसमें कौन भाग लेते हैं? नाभिक भाग लेते हैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया जो पढ़ रहे थे वो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लिए थे, जबकि नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। दूसरी, अगर आप रासायनिक अभिक्रिया की बात करिएगा तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। और दूसरा इसमें लागू नहीं होता। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, लागू नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया की बात करिएगा तो इसमें नए परमाणु नहीं बनते हैं, नए परमाणु, बल्कि पुराने परमाणु ही नए बंधन बनाकर नए पदार्थ बनाते हैं। लेकिन अगर बात करिएगा इसमें तो इसमें नए परमाणु बनते, इसमें क्या बनते हैं?
नए परमाणु बनते हैं। तो हम इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया का, केमिकल रिएक्शन का एक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़े थे। और अभी हम जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पढ़े हैं वो भी एक अभिक्रिया ही है, जिसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में क्या अंतर है दोस्तों, ये आपके सामने में है। और इस अंतर को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या क्लियर? देखिए नोट। अब दोस्तों आपके 10वीं की जो एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कब किस चीज का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो हमने सोचा कि ओल्ड एनसीईआरटी बहुत को मिलते नहीं है, और ओल्ड एनसीईआरटी मिलता भी है तो उसका दुकानदार बहुत पैसे ले लेते हैं। तो हमने उन सारे बात को डाल दिए हैं नाभिकीय भौतिकी के महत्वपूर्ण मील के पत्थर। हम आशा करते हैं कि जब तक केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा तब तक आप इसको पढ़ते रहिएगा, तो एक दिन यह खुद समाप्त हो जाएगा। क्या? तो इस तरह दोस्तों चैप्टर समाप्त हो गया है। और कुल मिलाकर इस चैप्टर में 110 क्वेश्चन है, जिसका चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं और ऑफलाइन सामने में है। अगले क्लास प्रश्नों के नाम, और निश्चित तौर पर आप खुद बनाइएगा प्रश्न, कई सारे प्रश्न आपसे बन जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नों के साथ। इसको क्या देखते रहते हैं? कमेंट पढ़ने में एकदम मशगूल था। चलिए, सत्येंद्र कुमार, प्रिंस कुमार राव, रामावतार कुमार, छोटू कुमार, दिलखुश कुमार, मिलते हैं अगले क्लास में। पटना हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, हॉस्टल तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन मेरा अपना हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। अरे खोल देते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है जानते हैं? खोल तो देते हैं और उसके बाद विद्यार्थी अगर जो जैसे रखिएगा, उसके बाद 4 दिन खाएगा, और उसके बाद हॉस्टल में पढ़ाई का कंप्लेन ना, सर नमक नहीं दिया था आज, यह सर रोटी कच्चे उतार दिया था, इसीलिए हॉस्टल चला रहे थे सर। क्या हॉस्टल जब चलाने लगे ना, विद्यार्थी का पढ़ाई का समस्या नहीं रह गया, खाने का समस्या प्राथमिकता होगी, कल इसलिए हटा ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।